नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आगे आने वाली सभी एग्जामों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में आप हमें बताइएगा कि आप इन 50 प्रश्नों में से कितनों के जवाब सही दे पाए। चलिए प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो इसका राइट आंसर है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी जी और अंबेडकर जी ने। तो ये दोनों ने मिलकर के पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव पहला कौन सा भारतीय था जिसने लड़ा था? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करें तो पहला चुनाव किसने लड़ा था? तो वो व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, जो प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था। प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो प्रश्न संख्या 3 है, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है, गदर आंदोलन की स्थापना लाला हरदयाला ने की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाला हरदयाला। प्रश्न संख्या 4, मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादित किया था? देखिए, द्विराष्ट्र का सिद्धांत आया था और ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। पूछा गया है ये किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1940। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा द्विराष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न संख्या 5 की बात करें तो ये प्रश्न है, भारत के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा की बात करें भारत के लिए रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 की बात करें, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय स्वतंत्रता के समय बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, तो वो थे जे.बी. कृपलानी, अर्थात ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जे.बी. कृपलानी। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं, किसने कहा था कि राजनीति को आध्यात्मिक रूप देना चाहिए? तो राजनीति को आध्यात्मिक रूप देने के लिए किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी जी। इन्होंने कहा था कि राजनीति को आध्यात्मिक रूप देना चाहिए, अर्थात ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो दल विहीन प्रजातंत्र की बात करें तो इस अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। इन्होंने दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। प्रश्न संख्या 9, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? तो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। इसके सारे ऑप्शन हम बता देते हैं आपको एक बार, ऑप्शन डी भी है इसमें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को बनाया गया था। प्रश्न संख्या 10, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो प्रश्न है, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, उद्देश्य के अंतर्गत 4 अलग अलग ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है भारतीयों को सत्ता सौंपना। ये कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था, भारतीयों को सत्ता सौंपना। चलिए प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 12 की बात करें, दीन ए इलाही कि औपचारिक रूप से क्या कहकर पुकारा जाता था? तो दीन ए इलाही का दूसरा नाम कह सकते हैं क्या था? तो इसका राइट आंसर है तौहीद ए इलाही, अर्थात ऑप्शन बी, तौहीद ए इलाही दीन ए इलाही का औपचारिक रूप था। प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है, दिल्ली में राज सिंहासन पर विराजमान होने पर औरंगजेब ने किस उपाधि को धारण किया था? तो जिस समय औरंगजेब दिल्ली के राज सिंहासन पर विराजमान हुए थे उस समय उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आलमगीर। तो औरंगजेब को ही आलमगीर कहा जाता है और दिल्ली के सिंहासन पर बैठते समय इन्होंने ये उपाधि धारण की थी। चलिए प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं।
मुगलों को मनसबदारी प्रथा की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो मनसबदारी प्रथा की बात करें तो मुगलों को ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर है मध्य एशिया, ऑप्शन सी। तो मध्य एशिया से मुगलों ने मनसबदारी प्रथा की प्रेरणा ली थी। प्रश्न संख्या 15 पर चले। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में सर्वाधिक 10 अकाल पड़े थे? सबसे ज़्यादा 10 अकाल किस मुगल सम्राट के शासनकाल में पड़े थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के काल में मुगल काल में सबसे ज़्यादा 10 अकाल पड़े थे। प्रश्न संख्या 16, कोलकाता का संस्थापक कौन था? तो बात करें कलकत्ता के संस्थापक की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉब चारनाक। ये थे कलकत्ता के संस्थापकों में से। प्रश्न संख्या 17 पर चले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने दिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, ये नाम किसने दिया था, ये पूछा गया प्रश्न संख्या 17 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया था। प्रश्न संख्या 18 पर चले। किस अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वस्तुतः भारतीय और राष्ट्रीय हो गई? तो किस अधिवेशन में भारतीय और राष्ट्रीय हो गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो ये बताना है हमें। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन डी है लाहौर। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कलकत्ता 1906 अधिवेशन के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय और राष्ट्रीय कहा गया। प्रश्न संख्या 19, किस भारतीय क्रांति की माता माना जाता है? किसे भारतीय क्रांति की माता माना जाता है? तो 19वें का राइट आंसर है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। इन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। ऑप्शन डी, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। 20वें प्रश्न की बात करें, महावीर के बाद जैन धर्म के महागुरु थे। तो महागुरु की बात हो रही है यहाँ। तीर्थंकर की बात करें तो वो चोही से हुए थे, लेकिन महागुरु उनके बाद हुए थे जो थे स्थूलभद्र। ये थे इसके राइट आंसर ऑप्शन सी, स्थूलभद्र, जो महावीर के बाद जैन धर्म के महागुरु बने थे। प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। कबीर किस सुल्तान के समकालीन थे? तो जो कबीर है ये किस सुल्तान के समकालीन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी कबीर के समकालीन थे, या कबीर सिकंदर लोदी सुल्तान के समकालीन थे। प्रश्न संख्या 22 की बात करें, पुर्तगालियों ने गोवा को किस राज्य के शासक से जीता था? तो पुर्तगालियों ने गोवा को जीता था, ये किस राज्य के शासक थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीजापुर। चलिए प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने। भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच की अवधि निम्न में समय से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कितने समय से ज़्यादा 2 सत्रों के बीच की अवधि नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन 23 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात 6 महीने। 6 महीने से ज़्यादा अवधि नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 24, संविधान की वह धारा जो 73वें संविधान संशोधन की बात हो रही है, जो 23 अप्रैल 1993 को लागू हुई थी। तो 23 अप्रैल 1993 यानी 73वां संविधान संशोधन, उसकी बात हो रही है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंचायती राज। तो पंचायती राज से संबंधित था 73वां संविधान संशोधन, जो 23 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं 25 पर। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने है। भारत किस सन में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? तो देखिए भारत की बात हो रही है, और संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था, यह सदस्य बना था? तो भारत संस्थापक सदस्यों में से एक था, अर्थात 1945 में ही शामिल हो गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1945। प्रश्न संख्या 26 पर चले तो इसका चारों ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। ये देखिए, 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? तो भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी, 1922 सन में ये किसने मांग करी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, जिन्होंने कहा था भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 27 पर चलते हैं।
किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की थी कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? अर्थात गोलमेज सम्मेलनों की मांग किसने की थी? तो 1922 में गोलमेज सम्मेलनों की बात करें तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। चौथा ऑप्शन है एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने 1922 में गोलमेज सम्मेलन को बुलाने के लिए मांग करी थी। प्रश्न संख्या 28 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 29 की बात करें। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? तो चुनाव कब हुआ था संविधान सभा का, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 29। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जुलाई 1946 को संविधान सभा के लिए चुनाव निश्चित हुआ। प्रश्न संख्या 30 पर चले तो संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो जो चुनाव हुआ था वो किस आधार पर हुआ था, यह बताना है। प्रश्न संख्या 30 का आंसर होगा डी, वर्गीय मताधिकार के आधार पर, यानी वर्ग के हिसाब से यहाँ चुनाव निर्धारित हुआ था। प्रश्न संख्या 31 पर चलते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो देखिए कौन कौन से प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था ये बताना है। तो 31वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। प्रश्न संख्या 32 की बात करें। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो अंतरिम सरकार की बात करें, इनका गठन कब हुआ था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में? तो प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 33 पर चले तो मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल कब हुई थी, यह बताना है। मुस्लिम लीग थी ये कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई। प्रश्न संख्या 34 पर चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, यह इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। प्रश्न संख्या 35, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यहाँ बताना है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। तो देखिए अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 36 पर चले। सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देखिए सवाना घास के मैदान अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या 37, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बर्खोयोंस्क विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। प्रश्न संख्या 38 की बात करें तो संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? सबसे ज़्यादा आर्द्र स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मासिनराम। मासिनराम संसार का सबसे आर्द्र स्थान है। प्रश्न संख्या 39 की बात करें तो सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ब्राज़ील में। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। प्रश्न संख्या 40 पर चलते हैं। नदी के मुहाने के पास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी व बालू जो त्रिभुजाकार भूमि बनाती है। ध्यान रखिएगा यहाँ नदी के मुहाने के पास की बात हो रही है। जो मिट्टी या बालू जो त्रिभुजाकार भूमि बनती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसे डेल्टा कहा जाता है। तो डेल्टा क्या होता है? नदी के मुहाने के पास नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी या बालू जो त्रिभुजाकार भूमि बनाती है उसे डेल्टा कहते हैं। प्रश्न संख्या 41, गोबी मरुस्थल स्थित है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगोलिया। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। बात करें प्रश्न संख्या 42 की, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? तो देखिए संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो वो है सहारा मरुस्थल। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
प्रश्न संख्या 43, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है यह बताना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल। प्रश्न संख्या 44, विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका, USA। प्रश्न संख्या 45, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, 45वें का राइट आंसर होगा विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा गया है। इसका राइट आंसर है चीन। चीन तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रश्न संख्या 46 पर चलते हैं। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। तो सबसे ज़्यादा सघन खेती कहाँ की प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की खेती सबसे ज़्यादा सघन खेती में प्रचलित है। प्रश्न संख्या 47, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश कौन सा है? लंबे रेशे के कपास का उत्पादक व निर्यातक देश पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन। उत्पादक व निर्यातक देश सबसे बड़ा है। प्रश्न संख्या 48, पेट्रोलियम पदार्थ निम्न में से कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बात हो रही है पेट्रोलियम पदार्थों की जो कहाँ से प्राप्त होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तलछटीय चट्टान। तलछटीय चट्टानों से पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो 48वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 39, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए, बाकू एक जगह है जो किस लिए प्रसिद्ध है ये पूछा गया है। तो ये एक क्या है, खनिज तेल का स्थान है। तो बाकू क्या है, खनिज तेल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, ये नाम बहुत एग्जामों में बार बार पूछा गया है। बाकू ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो बिल्कुल इन्हें शेयर करना न भूलिएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैक्सिको। मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो आज हमने टॉप 50 प्रश्न किए हैं जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में अगले क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।